इस बुलेटिन में बात होगी अग्निवीर पर छिड़े घमासान की, राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात की, देखेंगे हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को, राजस्थान सरकार में हुई बगावत को, जानेंगे हाथरस हादसे में घिरती योगी सरकार को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात के 50 से ज्यादा नीट यूजी परीक्षार्थी पहुंचे एससी, 5 मई की परीक्षा रद्द न करने का निर्देश देने की उठाई मांग। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भोजशाला सर्वे पर की गई सुनवाई। एएसआई को 15 जुलाई तक मिला समय, रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया टाइम। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीएसपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित कई बीएसपी नेताओं ने थामा सपा का दामन। शेयर बाजार में तेजी, 62 अंकों की तेजी के साथ 80,049 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 15 अंकों की तेजी के साथ 24,302 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में एक बार फिर अग्निवीर का मुद्दा सुर्खियों में है। विपक्ष लगातार अग्निवीर के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं अब कांग्रेस ने इस योजना को लेकर बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अग्निवीर पर क्या सरकार बोल रही है झूठ? राहुल गांधी ने संसद में जो सवाल उठाए थे उस पर सरकार ने सदन को किया गुमराह। ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि अग्निवीर का मामला अब मोदी सरकार की मुसीबत बन चुका है। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर के सामने आने वाली समस्याओं का जिक्र किया। सरकार को घेरते हुए दावा किया कि अग्निवीर का इस्तेमाल सरकार यूज एंड थ्रो की रणनीति के तहत कर रही है। इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि जो अग्निवीर देश के लिए जान देता है उसे पूरी मदद दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री के इस जवाब को भी झूठा साबित कर दिया। राहुल ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है, राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। दरअसल राजनाथ ने दावा किया था कि अजय सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जबकि अजय सिंह के पिता ने बताया कि सिर्फ 48 लाख रुपए ही मिला है। सेना ने भी कहा कि 67 लाख रुपए दिए जाने हैं। दूसरे लाभ हैं जो अभी तक नहीं दिए गए हैं, वो भी देने हैं। तो वहीं कांग्रेस के सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कई तथ्य रखते हुए सरकार को घेर लिया। कर्नल चौधरी ने कहा कि पंजाब के अंदर ही 3 अग्निवीर की जान गई। पहले अमृतपाल, जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला, दूसरे अजय सिंह, जिनको सिर्फ 48 लाख रुपए मिले, और सुखजिंदर सिंह, जिनकी जान 15 अप्रैल को गई थी। उनको भी अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, न ही बीमा की रकम और न ही बैटल कैजुअलिटी फंड से एक भी पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सैनिक और सैनिकों में ही भेद कर रही है। अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर को 48 लाख रुपए इंश्योरेंस के तहत मिलते हैं, जबकि रेगुलर सैनिक को 75 लाख रुपए मिलते हैं। मुआवजा के तहत अग्निवीर को 44 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि रेगुलर सैनिक को 55 लाख रुपए मिलते हैं। रेगुलर सैनिक को शहीद का दर्जा मिलता है, जबकि अग्निवीर को कोई दर्जा नहीं, न ही उन्हें एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिटायर्ड कर्नल व कांग्रेस नेता रोहित चौधरी ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री ने देश के सामने आधी अधूरी जानकारी रखी, जिससे एक संशय का माहौल बन गया। एक तरफ जहां अग्निवीर का मुद्दा चर्चा में है, तो वहीं चर्चा राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात की भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर सड़क पर नजर आए। आज उन्होंने दिल्ली के जीटीबी नगर में मजदूरों से मुलाकात की और इन लोगों की परेशानियों को समझा। देखिए रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम लोगों से लगातार मिल रहे थे। आम लोगों से मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक रुकता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी कभी कारपेंटरों से, तो कभी ऑटो ड्राइवरों से, तो कभी कूलियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या की जानकारी लेते रहे हैं, और अब वो एक बार फिर आम लोगों के बीच पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे, जहां काम की तलाश में खड़े दिहाड़ी मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ बैठकर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि हाथ से काम करने वालों की आज हिंदुस्तान में कोई इज्जत नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था। आज जीटीबी नगर में काम की तलाश में रोज खड़े रहने वाले मजदूरों से मिलकर ये बात पुख्ता हो गई। महंगाई की मार में मामूली सी दिहाड़ी पर गुजारा और उसकी भी गारंटी नहीं। हिंदुस्तान के मजदूरों को, हाथ से काम करने वालों को उनका पूरा हक दिलाना है, सम्मान दिलाना है। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। दरअसल जिन मजदूरों से राहुल गांधी मिले, उनके रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है। जिस दिन काम मिल जाता है उस दिन का मुश्किल से गुजारा चल पाता है, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन जिंदगी काटना बेहद मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि महंगाई के आगे उन्हें मिलने वाली मजदूरी कम पड़ जाती है। इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने कहा, दरअसल चुनावों के समय भी राहुल गांधी लगातार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, किसान और दिहाड़ी मजदूरों की दशा सुधारने की बात करते रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसे लेकर उन्होंने कई बड़ी गारंटियां दी थी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो इन गारंटियों को लागू करने का काम भी शुरू हो जाता, लेकिन अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता की हैसियत से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। राहुल की मजदूरों से इस मुलाकात ने बीजेपी की धड़कनों को बढ़ा दिया है, तो वहीं झारखंड में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी में बदलाव हुआ है। आज ही हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देखिए रिपोर्ट। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड की कमान संभाल ली है। राजभवन में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली है। 1-2 दिन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। हेमंत सोरेन के शपथ को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और ठीक 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वही शपथ ली। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी के षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 28 जून को जमानत मिली थी। इसके बाद ये तय हो गया था कि जल्दी ही वो फिर से राज्य की कमान संभालेंगे। 3 जून को रांची में इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ कि हेमंत को राज्य की कमान संभालनी चाहिए। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद शाम में राज्यपाल से मिलकर चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया। कुछ ही देर में हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया और अब वो राज्य के सीएम बन गए हैं। वहीं शपथ ग्रहण के बाद नए सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चंपई सोरेन दोनों के ही बयान सामने आए हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच चंपई सोरेन ने सरकार को आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था। अब कोर्ट के आदेश से मैं बाहर आ पाया हूँ। पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के काम किए जाएंगे। वहीं राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को नई सरकार के गठन के लिए बधाई दी। चंपई ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन राज्य के सभी कार्यों को पूरा करेंगे। झारखंड में चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली है, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी कैबिनेट के मंत्री के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान बीजेपी में बगावत हो गई है। राज्य के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मीणा ने क्यों दिया इस्तीफा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की भजनलाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम भजनलाल ने मीणा का ये इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। मीणा भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री थे। मीणा के इस्तीफे के बाद राजस्थान बीजेपी के साथ साथ पूरे बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। बता दें कि इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने रामचरितमानस की पंक्ति ट्वीट कर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मीणा ने कहा था कि अगर बीजेपी दौसा से लोकसभा चुनाव हार जाती है तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। खबरों की माने तो मीणा ने अपना इस्तीफा 20 जून को ही दे दिया था। यही वजह थी कि मीणा भजनलाल सरकार की अहम बैठकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहे थे। इसके अलावा चुनावी आचार संहिता हटने के बाद मीणा ने ना तो सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया और ना ही कोई सरकारी सुविधा ही ली। दिलचस्प बात है कि इस्तीफे के बाद मीणा सत्संग में बैठे हुए नजर आए। बता दें कि मीणा के इस्तीफे के बाद फिलहाल राज्य मंत्रियों ओटाराम देवासी और के विश्नोई को उनके विभाग का चार्ज सौंपा गया है। एक तरफ जहां किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। हाथरस हादसे को लेकर योगी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। जनता में भी आक्रोश नजर आ रहा है। मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। हाथरस मामले को लेकर देश भर में चर्चा गर्म है। खुद को भगवान बताने वाले भोले बाबा के सत्संग में फैली अव्यवस्था के चलते 122 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से ही भोले बाबा फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस अगर भोले बाबा को पकड़ भी लेती है तो क्या पूछताछ कर छोड़ देगी, क्योंकि अभी किसी भी एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। वो अभी तक घटना को लेकर आरोपी तक नहीं बनाए गए हैं। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो आयोजकों के खिलाफ है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आयोजक पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती।
बता दें कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की मांग की गई है, तो वहीं हाई कोर्ट में सीबीआई जांच और अधिकारियों पर सख्त एक्शन की मांग की गई है। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस के सत्संग की भीड़ में अचानक मची भगदड़ से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद आयोजन स्थल की अव्यवस्था को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े हुए थे। एक तरफ जहां हाथरस हादसे को लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं सवाल बिहार सरकार पर भी उठ रहे हैं। बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने का सिलसिला जारी है। बिहार में अब पुलों और बांधों के गिरने की खबरें आम लगने लगी हैं। लगातार पुल गिरने की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इस मामले में हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों की घटनाओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की उच्च स्तरीय संरचनात्मक जांच कराई जाए और राज्य में पुल ढहने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुराने या कमजोर पुल या तो गिरा दिए जाएं या फिर उनका पुनर्निर्माण हो। याचिका में कहा गया है कि इन घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल भी हुए। भविष्य में सरकार की घोर लापरवाही, ठेकेदारों और एजेंसियों के भ्रष्ट गठजोड़ के कारण और भी घटनाएं हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये बहुत चिंता की बात है कि बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य में लगातार पुल गिर रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। इससे लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। याचिका में बिहार के अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगढ़ जिलों में विभिन्न पुलों की ढहने की घटनाओं को उजागर किया गया है। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। एनडीए मुश्किल में है, बीजेपी कमजोर हो रही है, तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने दक्षिण भारत के अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की थी और अब दक्षिण के राज्य तेलंगाना से जो खबर आई है, उससे कांग्रेस को और मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले से नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो अब तक नहीं थमा। गुरुवार को बीआरएस सांसद के कांग्रेस में शामिल होने की खबर ने सनसनी मचा दी है। बीआरएस के राज्यसभा सांसद के केशव राव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका स्वागत किया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद के केशव राव ने सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया है। केशव राव का इस्तीफा बीआरएस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। पहले से ही बीआरएस तेलंगाना में कमजोर हो रही थी। पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब इसमें केशव राव का भी नाम जुड़ गया है। केशव राव के इस्तीफे के साथ ही राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होंगे और ये तय है कि उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में ही आएगी, क्योंकि तेलंगाना में इस समय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। राज्य में बीआरएस तेजी से कमजोर हो रही है, तो बीजेपी विधानसभा में बेहद कमजोर स्थिति में है। दावा ये किया जा रहा है कि बीआरएस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और 2 सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही राज्य में बड़ा दलबदल हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इस पर सरकार के दावों की पोल संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खोल कर रख दी है। देखना है कि क्या होता। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।